सिर्फ छलांग लगाने से कुछ नहीं होता, पंख फैलाने पड़ते हैं उड़ने के लिए। देखिए, आज है 26 सितंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को समय गंवाए बिना। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको, देखिए जो लोग इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं वो लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर्स को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड रखने वाले किस सोवियत अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए, ये सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे आपके वालेरी पालाकोव। और देखिए, वालेरी पालाकोव का जन्म जो है ये रसिया के तुला में हुआ था 27 अप्रैल 1942 को और इनका 7 सितंबर 2022 को हाल ही में निधन हो गया। आइए वालेरी पालाकोव के बारे में थोड़ी सी और भी जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इसको जान लेते हैं हम। देखिए, अंतरिक्ष में 437 दिनों का वालेरी पालाकोव का रिकॉर्ड 8 जनवरी 1994 को शुरू हुआ था। और देखिए, सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन मीर पर सवार रहते हुए जो आपके वालेरी हैं, इन्होंने जो है 22 मार्च 1995 को पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले 7,000 से अधिक बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। और उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षण किया और बाहरी अंतरिक्ष में विस्तारित अवधि का सामना करने के लिए मानव शरीर की क्षमता का प्रदर्शन किया। और देखिए, इससे पहले जो आपके वालेरी पालाकोव है, इन्होंने 1988 से 89 में हुए एक मिशन पर 288 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। और ये अंतरिक्ष में उनका पहला मिशन था और ये 8 महीने के बाद वर्ष 1989 में पृथ्वी पर लौटे थे। तो ये सारी घटनाएं जो है वालेरी पालाकोव के जीवन में घटी थी और ये इस प्रकार जो है अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाले जो है अंतरिक्ष यात्री थे। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड रखने वाले सोवियत अंतरिक्ष यात्री जिनका जन्म जो है रूसिया के तुला में हुआ था, तो इनका भी हाल ही में वालेरी पालाकोव का निधन हो गया है। और देखिए, इनके बारे में कुछ और भी खास बातें हैं। देखिए, इन्होंने 1999 में एक प्रयोग जिसका नाम था स्फिंक्सेस 99, जिसका मतलब है स्टिमुलेशन ऑफ फ्लाइट ऑफ इंटरनेशनल क्रू ऑन स्पेस स्टेशन, इसमें भाग लिया था। और इनकी 430 दिनों की उड़ान ने ये समझने में मदद की थी कि मंगल पर लंबी अवधि के मिशन के दौरान मानव शरीर ने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण पर कैसे प्रतिक्रिया दी। और देखिए, इस मिशन की डेटा का उपयोग करके ये निर्धारित करने के लिए जो है प्रयोग किया गया कि क्या मनुष्य लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाए रखने में सक्षम है। और देखिए, इसने शोधकर्ताओं को यह भी निष्कर्ष निकालने में मदद की कि मंगल पर चालक दल के मिशन जैसे लंबी अवधि के अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान एक स्थिर मनोदशा और समग्र कामकाज को बनाए रखा जा सकता है। और देखिए, अंतरिक्ष में 678 दिनों के पालाकोव के सबसे लंबे रिकॉर्ड को 1999 में अंतरिक्ष यात्री सरगेई अवदेव ने पीछे छोड़ दिया, जो कि 747 दिनों का अंतरिक्ष रिकॉर्ड था। किसका? सरगेई अवदेव का। तो इसको याद रखिएगा, ये अपडेट आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए, मतलब आज कोई अगर रिकॉर्ड बना है तो वो कल जरूर टूटेगा किसी न किसी के द्वारा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने कितने राज्यों को के 12 जनजाति समुदायों को जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो है यानी कि एसटी में शामिल किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में 5 राज्यों के 12 जनजाति समुदायों को जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। ये राज्य कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ऐसे अपडेट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ध्यान सुनिए। देखिए, भारत का जो केंद्रीय मंत्रालय है इसने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की जनजातियों को एसटी श्रेणी में शामिल करने की हाल ही में मंजूरी दी है। देखिए, पांचों राज्यों के नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में जो है पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किन 5 राज्यों की जो है अनुसूचित जनजाति मतलब जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। तो ये 5 राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, हिमाचल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। देखिए, इन सभी 5 राज्यों में जो है जो आपका हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को जो है इस शेड्यूल्ड ट्राइब सूची में शामिल किया गया है। और जो आपका ये हाटी समुदाय है इसके बारे में खास बात क्या है? देखिए, इस समुदाय का नाम हाट नामक छोटे शहर के बाजारों में घरेलू फसलों, सब्जियों, मांस और ऊन को बेचने
कि अपने पारंपरिक व्यवसाय के आधार पर जो है रखा गया है। तो हाटी समुदाय के बारे में याद रखिएगा। और देखिए जो ये हाटी समुदाय है ये 1967 से एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहा है, और जब उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके में रहने वाले लोगों को ये दर्जा दिया गया था, जिसकी सीमा सिरमौर जिले से लगती है, तब से ही यानी कि 1967 से जो है इसकी डिमांड चल रही थी कि भैया हमको भी जो है ये दर्जा दिया जाए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, और उसी सटी हुई सीमा क्षेत्र में ये जो आपका हाटी जनजाति समुदाय है ये रहता है। देखिए उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 5 उपजातियों के साथ गोंड, और कर्नाटक में बेट्टा कुरुबा समुदाय, छत्तीसगढ़ में बिंझिया, और तमिलनाडु में नारी कुरुवन और कुरुविकरण जनजातियों को एसटी श्रेणी में जो है शामिल किया गया है। और देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एसटी सूची में बेट्टा कुरुबा समुदाय को कुडू कुरुबा के पर्याय के रूप में जो है शामिल किया है। और कर्नाटक के चामराजनगर, कोडागु और मैसूरू जिले में जो है बेट्टा कुरुबा जनजाति पिछले 3 दशकों से एसटी का दर्जा देने की मांग कर रही थी, और अब इसको जो है इसकी मांग यानी कि पूरी कर दी गई। लेकिन वर्तनी की त्रुटियों और समान लगने वाले नामों के कारण इसको जो है मंजूरी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जाके इसको मंजूरी मिल गई है। देखिए एसटी सूची में नए सूचीबद्ध समुदायों को देश में अनुसूचित जनजातियों को लक्षित करने वाली मौजूदा योजनाओं से लाभ होगा, और इनमें से कुछ लाभों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेशी छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से रियायती ऋण, और छात्रों के लिए छात्रावास शामिल हैं। और देखिए इन समुदायों के सदस्यों को शैक्षणिक संस्थानों में सेवाओं और प्रवेश में आरक्षण भी जो है मिलेगा। तो जितने भी इन जनजातियों को शामिल किया गया है 5 राज्यों के इन 12 जनजाति समुदायों को, अब इनको जो है अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलेगा, इसको याद रखिएगा। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है। तो देखिए जो आपकी अमेजॉन है ये सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। और देखिए अमेजॉन ने अभी हाल ही में राजस्थान में 3 नए सौर फॉर्म्स के साथ भारत में अपनी पहली सौर परियोजना की घोषणा की, जिसमें 420 मेगावाट की संयुक्त ऊर्जा क्षमता है। देखिए अमेजॉन का लक्ष्य 2025 तक अपने व्यवसाय में 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना है, इसलिए इसने इस पहल की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा कि भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है कौन, अमेजॉन। और इसने भी हाल ही में राजस्थान में 3 नए सौर फार्म की स्थापना के लिए जो है अपनी परियोजना शुरू की है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। तो देखिए अभी हाल ही में गुजरात में जो है गुजरात का जो केवड़िया है वहाँ पर पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था 23 और 24 सितंबर को। और देखिए 23 और 24 सितंबर को केवड़िया एकता नगर गुजरात में आयोजित किए गए इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र थे, जिनमें लाइफ, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, उत्सर्जन के शमन और जलवायु प्रभावों के अनुकूलन के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्यों की कार्य योजनाओं के अद्यतन करना, और परिवेश एकीकृत हरित मंजूरी सिंगल विंडो सिस्टम, और वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वन्य जीव प्रबंधन, प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले विषय शामिल थे। और देखिए इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, और अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, ग्रीन जॉब्स पर है। देखिए यहाँ पे एक जो लाइन मैंने ग्रीन की है, भारत ने साल 2070 तक जो है नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि भारत ने किस साल तक जो है नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, और इसको मतलब प्रश्न के रूप में ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपका उत्तर होगा 2070 तक। और पांचवा प्रश्न की रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है। तो देखिए अभी हाल ही में यूको बैंक को जो है रुपया व्यापार के लिए मंजूरी मिली है भारतीय रिजर्व बैंक से। देखिए भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का जो ऋणदाता यूको बैंक है, ये रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और देखिए कोलकाता बेस्ड ये बैंक जो आपका है, ये भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए रूस के गजप्राम बैंक के साथ जो है एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलेगा। और देखिए जुलाई 2022 में ही आरबीआई ने भारतीय बैंकों को भारतीय मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति देने के अपने निर्णय की जो है घोषणा की थी। तो इसके बाद जो है फिर सक्रिय हुआ यूको बैंक और इसको मंजूरी भी मिल गई
रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से। देखिए आरबीआई ने भारत और श्रीलंका और रूस सहित अन्य देशों के बीच व्यापार समझौते की भी अनुमति दी थी। कब? जुलाई 2022 में। और देखिए यूको बैंक की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है, इसलिए इसको कहा जाता है वेस्ट बंगाल बेस्ड बैंक, ठीक है। तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ हैं वर्तमान में श्री सोमा शंकरा प्रसाद। और इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 को की गई थी घनश्याम दास बिरला के द्वारा। तो यूको के बैंक के बारे में ये डिटेल्स याद रखेगा। और छठवां प्रश्न है कि विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुरस्कार है ब्रेक थ्रू प्राइज। और ब्रेक थ्रू प्राइज के बारे में बहुत सारी चीज़ एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आइए उनके बारे में पूरी डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए जो आपका ब्रेक थ्रू पुरस्कार है ये सिलिकॉन वैली उद्यमियों के एक समूह के द्वारा 2010 में शुरू किया गया था। और इन पुरस्कारों की स्थापना सरगेई ब्रिन और प्रिस्ला चान और मार्क जुकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिलर और एनी वोजस्की ने जो है मिलकर किया था। और ये पुरस्कार विज्ञान में सबसे समृद्ध रूप से संपन्न पुरस्कार है, जिसकी पुरस्कार राशि नोबेल प्राइज से भी अधिक होती है। तो देखिए नोबेल कई सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन जो आपका ये ब्रेक थ्रू प्राइज है ये विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुरस्कार माना जाता है। देखिए हाल ही में इस वर्ष लाइफ साइंस वर्ग में जो है 3 पुरस्कार वितरित किए गए हैं और गणित और भौतिकी के लिए एक ही पुरस्कार वितरित किए गए ब्रेक थ्रू पुरस्कार के रूप में। देखिए ब्रेक थ्रू का प्रत्येक पुरस्कार जो होता है ये 3 मिलियन की राशि का होता है, जबकि नोबेल पुरस्कार का जो विजेता होता है उसको जो पुरस्कार स्वरूप केवल 1 मिलियन से अधिक की राशि मिलती है। तो 3 मिलियन का पुरस्कार राशि किसका है? ब्रेक थ्रू का। और 1 मिलियन का किसका है? नोबेल का, ठीक है। और देखिए जो आपका ये पुरस्कार है ब्रेक थ्रू पुरस्कार, तो ये पुरस्कार लाइफ साइंस, मौलिक भौतिकी और गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और देखिए इस साल लाइफ साइंस वर्ग में 3 पुरस्कार दिए गए, जबकि गणित और भौतिकी के लिए एक एक पुरस्कार दिए गए हैं। और इस साल सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए येल विश्वविद्यालय के डैनियल स्पिलमैन को जो है गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो आपके क्लिफोर्ड ब्रैंगविन है और एंथोनी हाइमन है, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के एक नए तंत्र की खोज के लिए जो है लाइफ साइंस का ब्रेक थ्रू पुरस्कार जीता। और देखिए अन्य जीवन विज्ञान पुरस्कार में जो है डेमिस हसाबिस जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं और चान जम्पर जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, इनको अल्फा फोल्ड विकसित करने के लिए जो है दिया गया है, जो कि प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करता है। और नार्कोलेप्सी के कारणों की खोज के लिए इमैनुअल मिग्नाट फ्रांस के निवासी जो कि हैं और मिसाची यानागिसाओ जो कि अमेरिका के निवासी हैं, इनको भी जो है ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है। तो इसको याद रखिएगा। और सबसे खास बात ब्रेक थ्रू पुरस्कार के विनर को क्या मिलता है? $3 मिलियन का जो है धनराशि मिलता है, ठीक है। और सातवां प्रश्न है कि उद्यमी पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो देखिए उद्यमी पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा गठित समिति के प्रमुख एम दामोदरन बनाए गए हैं। देखिए वित्त मंत्रालय ने सेबी के पूर्व प्रमुख एम दामोदरन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जो कि उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए नियामक मुद्दों को हल करने के उपायों की जांच करेगी और सुझाव भी देगी। और देखिए जितनी भी समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है, उनके अध्यक्ष कौन है, इसको आप एक पेज पे बिल्कुल नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम के समय जो है आप एक बार नज़र डालिए पेज पर और सारे समितियों के चीफ का नाम जो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति के प्रमुख हैं कौन? एम दामोदरन। और अगला प्रश्न है कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में कितनी दवाएं शामिल हैं? ये चीज़ तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। देखिए आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में जो है टोटल 384 दवाएं शामिल हैं। देखिए कुछ दवाओं को ऐड किया गया है और कुछ दवाओं को रिमूव किया गया है इसेंशियल दवा के रूप में। तो कौन कौन सी दवाएं हैं, मतलब कितने दवाओं को हटाया गया है ये और कितने को ऐड किया गया है, इसको याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ डिटेल में। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो आपके हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन 2022 को लॉन्च किया हाल ही में। देखिए जो आपका NLEM यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन है, ये सस्ती गुणवत्ता वाली दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करती है
और नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से खर्च को कम करने में मदद करती है। और इस सूची में 34 दवाओं को मिलाकर 384 दवाओं को शामिल किया गया है, जबकि पिछली सूची के 26 को हटा दिया गया है। तो 34 नई दवाओं को इस लिस्ट में जोड़ा गया है और 26 दवाओं को जो है हटा दिया गया है, और वर्तमान में की संख्या टोटल 384 है। तो याद रखिएगा, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में 384 दवाएं शामिल हैं। और अगला कि 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो देखिए, जो गुजरात का सूरत शहर है, ये अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबान है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है, ये हिंदी दिवस के अवसर पर किया गया था, यानी कि 14 सितंबर को किया गया था। इसको याद रखिएगा। तो याद रखना है कि 14 सितंबर को जो है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जो है गुजरात के सूरत में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और अगला कि चंद्रगूढ़ता यानी कि लूनर ऑकुलेशन नामक घटना के कारण 14 सितंबर को कौन सा ग्रह दृष्टि से गायब हो गया था? देखिए, ऐसे अनोखे प्रश्न जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा विशेष तौर पे। देखिए, 14 सितंबर को एक जो है दुनिया का जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है यूरेनस, ये गायब हो गया था। देखिए, यूरेनस को हम अरुण कहते हैं, ठीक है, हिंदी में अरुण कहते हैं और अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं। अगर क्रम से देखा जाए तो ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए, क्रम से हमारे सौर मंडल का ये 7वां ग्रह है, कौन सा? यूरेनस। देखिए, 14 सितंबर को जो आपका यूरेनस है, ये 3.5 घंटे के लिए दृष्टि से बाहर हो गया था और सीधे पृथ्वी के चंद्रमा के पीछे से गुजरता हुआ दिखाई दिया। और गायब होने की इस क्रिया को यूरेनस की चंद्रगूढ़ता के रूप में जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, चंद्रगूढ़ता क्या होता है। ये एक ज्योग्राफी का प्रश्न है और ये आपका जो है करंट से भी जुड़ गया है। और देखिए, केवल यूरोप और उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के दर्शक इस घटना को देखने के लिए बिल्कुल सही कोण पर थे, यानी कि सबको नहीं दिखाई दिया। केवल ये उत्तरी अफ्रीका में, यूरोप में और पश्चिम एशिया के दर्शकों को जो है ये दिखाई दिया, जो आपका ये घटना था लूनर ऑकुलेशन का, यानी कि चंद्रगूढ़ता का, यानी कि यूरेनस के चंद्रमा के पीछे छिपने की घटना, ठीक है। यूरेनस मतलब क्या हो गया? अरुण ग्रह। अगला कि वर्चुअल ऑप्टोसी क्या है? देखिए, वर्चुअल ऑप्टोसी शब्द मैंने देखा काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा। देखिए, वर्चुअल ऑप्टोसी एक पोस्टमार्टम की तकनीकी है। आपने देखा होगा आमतौर पर किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी की हत्या हो जाती है या फिर कोई व्यक्ति जो है फांसी लगा के अपनी जान दे देता है, तो उसकी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके राजू श्रीवास्तव हैं, इनका भी पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन इनके शरीर को क्षत विक्षत नहीं किया गया, यानी चीरा फाड़ा नहीं गया। एक नई तकनीकी अपनाई गई, वर्चुअल ऑप्टोसी, ठीक है। तो वर्चुअल ऑप्टोसी क्या है? पोस्टमार्टम की एक तकनीकी है। देखिए, वर्चुअल ऑप्टोसी या फिर वर्टोप्सी पोस्टमार्टम जो है एक नई तकनीकी है, जिसमें विच्छेदन यानी कि डिसेक्शन शामिल नहीं है। डिसेक्शन मतलब हो गया बॉडी के पार्ट्स को अलग करना, उनसे सैंपल कलेक्ट करना, फिर उनकी जांच करना कि किस केमिकल के कारण, यानी कि किस जो है स्टिमुलेशन के कारण जो है इस व्यक्ति की मौत हुई। और देखिए, जो आपका ये नया तकनीकी है वर्चुअल ऑप्टोसी, इसमें हाई टेक डिजिटल एक्सरे और सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है, यानी कि पूरी बॉडी को बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कैन करके पता लगाया जाता है। और देखिए, पोस्टमार्टम की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इस तकनीकी में कम समय लगता है और ये नई विधि रक्तस्राव के साथ साथ हड्डियों में हेयरलाइन या फिर चिप फ्रैक्चर जैसे फ्रैक्चर का भी पता लगाने में सक्षम है, जो कि एंटी मार्टम चोटों यानी कि मृत्यु से पहले शरीर द्वारा प्राप्त चोटों के संकेत हैं। और ये 100 परीक्षण की पारंपरिक पद्धति में अक्सर संभव नहीं हो पाता है। देखिए, जो आपका वर्टोप्सी है या फिर वर्चुअल ऑप्टोसी है, इसके द्वारा किए गए निष्कर्षों को एक्सरे फिल्मों के रूप में प्रलेखित किया जाता है, जिसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है कि भैया इनकी मृत्यु ऐसे हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रखिएगा वर्चुअल ऑप्टोसी के बारे में। ये पोस्टमार्टम की एक नई तकनीकी है। 12वां की विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? देखिए, 24 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक खास बात और है, भारत में 5 अप्रैल को जो है भारत अपना अलग से समुद्री दिवस मनाता है, यानी कि भारतीय समुद्री दिवस को हम 5 अप्रैल को मनाते हैं और विश्व समुद्री दिवस को 24 सितंबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। देखिए, इस साल 2022 के लिए जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे है, इसकी थीम रखी गई है न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग।
देखिए विश्व समुद्री दिवस पहली बार मार्च 1978 में मनाया गया था, तब इसे IMO कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। और 13वां की विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी यानी कि वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो देखिए जो आपका डेनमार्क है ये मेजबान था विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का। देखिए हाल ही में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का जो आयोजन है ये डेनमार्क के कोपहेगन में किया गया था। और देखिए इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र जो है लॉन्च किया था, याद रखिएगा इसको। और अगला है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है? तो देखिए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के विनर हैं कार्लोस अल्काराजू। देखिए जो आपके कार्लोस अल्काराजू हैं ये आपके स्पेन के निवासी हैं और इस स्पेनिश टेनिस प्लेयर ने जो है जिनका नाम है कार्लोस अल्कारेज, इन्होंने अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल फाइनल में कैस्पर रूड को 4 सेटों में हराकर केवल 19 साल की ही उम्र में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। और इसी के साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया, ये स्पेन के ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है। तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के विनर कौन है? कार्लोस अल्काराजू, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। और आज के वीडियो का 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो देखिए जो पर्वत प्रहार अभ्यास है ये भारतीय थल सेना के द्वारा आयोजित किया गया था और इसका जो आयोजन स्थल है ये कहाँ पे है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पर्वत प्रहार के नाम से 20 दिनों तक चलने वाला जो ये अभ्यास है ये जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोगरा हाट स्प्रिंग क्षेत्र में भारत और चीन के बीच विघटन प्रक्रिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। और देखिए भारतीय सेना प्रमुख जो आपके हैं जनरल मनोज पांडे, तो इन्होंने इस पर्वत प्रहार अभ्यास की जो है समीक्षा की और इसकी पूरी निगरानी की कि कैसे कैसे आयोजित किया जा रहा है और इनमें जो है किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो पूरी गाइडलाइन ये प्रदान कर रहे हैं आर्मी को। याद रखिएगा भारतीय सेना के द्वारा जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है जो आपका गोगरा हाट स्प्रिंग क्षेत्र है वहाँ पर अभी हाल ही में पर्वत प्रहार नाम का अभ्यास भारतीय सेना ने किया। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? बताइए आंसर। और दूसरा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? उत्तर बताइए। और अगला कि हाल ही में ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है? बताइए। चौथा कि सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? बताइए। और पांचवा कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि एशियाई विकास आउटलुक अपडेट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 के वित्तीय वर्ष में कितने दर से विकास करेगी? तो देखिए ये दर होगी 7.0%। और दूसरा था कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल से जुड़ा है? तो देखिए ये मंत्रालय है होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय। और तीसरा था कि हाल ही में किस संस्थान ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया है? तो देखिए जो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है यानी जिसको आप सेबी कहते हैं, इसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया हाल ही में। और देखिए चौथा प्रश्न है कि ISCI किस देश के द्वारा शुरू की गई एक उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल यानी कि हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है? तो देखिए ये दर्शक ना भारत है। और देखिए पांचवा था कि रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो देखिए 17 सितंबर से शुरू हुआ है और 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा पूरे भारत में रक्तदान अमृत महोत्सव 2022। इसमें जो है ब्लड डोनेशन के लिए जो है लोगों को प्रमोट किया जाएगा और उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।